हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 5 नवंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से पहला दो तो मुद्दा अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है। आज 5 नवंबर है और आज अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। और इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहा है, हालांकि वो हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस समय जिन परिस्थितियों में हो रहा है और जिस तरह के उम्मीदवारों की अपने अपने मत हैं, निश्चित रूप से उसका दुनिया के पर काफ़ी असर पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया उसको ध्यान से देख रही है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को हम समझेंगे कि क्या प्रक्रिया है, कैसे हो रहा है, और फिर हम, चूँकि अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी संविधान प्रमुख देश के संविधान हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उसमें हम समझेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद और उससे जुड़ी हुई विभिन्न शक्तियाँ और उसके कर्तव्य क्या हैं, तो उसको भी हम देखेंगे अपने दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे आर्टिकल में। और तीसरा है, ऑस्ट्रेलिया की एक विश्वविद्यालय ने एक केस स्टडी किया है हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या समर्पित माल गलियारे को लेके, और उसने बताया है कि इसका देश की अर्थव्यवस्था, रेलवे के राजस्व और कमोडिटी की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। यानी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, राजस्व रेलवे का बढ़ रहा है और कमोडिटी की कीमतें 0.5% तक कम हो रही हैं। और उस अध्ययन का मानना है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आधार पे कई सारे विकास गति की परियोजनाओं को चलाया जाना चाहिए, चलाया जा सकता है। ठीक है, और इसी पर आधारित हम 5 प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, दोनों महानुभाव, एक अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और डेमोक्रेट से जो है, यानी जो डेमोक्रेट पार्टी है उसकी तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। इधर कमला हैरिस हैं। इनका माना जाता है कि इनकी माँ जो है, माना क्या जाता है इनकी माँ भारत से जुड़ी हुई है, तमिलनाडु से। दूसरी तरफ है अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं और दूसरी बार मतलब ये चुनाव में खड़े हो रहे हैं। 16 से 20 तक ये वहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं और दोनों का मुकाबला काफ़ी, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईपार्टीजन रहता है तो उसमें काफ़ी कड़ा मुकाबला देखा जाता है, लेकिन इस बार कुछ मुकाबला ज़्यादा कड़ा है। परिस्थितियाँ ऐसी हैं, दो युद्ध चल रहे हैं जिन पर काफ़ी कुछ निष्कर्ष निकल सकता है अगर इसमें से कोई भी उम्मीदवार आता है। अगर हैरिस आती हैं तो जैसा चल रहा है वैसा ही उम्मीद है कि वैसे ही चलता रहेगा जैसा बिडेन प्रशासन चला रहा है, लेकिन ट्रंप आने पर कई सारा इसमें ड्रामेटिक चेंज आ सकता है। तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रक्रिया, अमेरिकी राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया कैसी है, क्या पहलू है, और इसको हम समझते हैं थोड़ा आज के दिन। चूँकि जब ये वीडियो देख रहे होंगे यहाँ के समय अनुसार तो 6 बजे से 8 बजे तक खुल जाना है, लेकिन अमेरिका समय अनुसार हमारे यहाँ के 4:30 से 7:30 के बीच में वहाँ मतदान शुरू होगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। परिचय के रूप में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए जो है आज का चुनाव का दिन है और अमेरिकी मतदाताओं के पास आज का ही है कि वो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से किसे वो चुनते हैं। और प्रचार के अंतिम दिन ट्रंप और हैरिस दोनों ने कई सारी जगहों पे महत्वपूर्ण सभाएं की, खास तौर से कुछ 6-7 स्विंग स्टेट हैं। अभी हम उसको बताएंगे कि स्विंग स्टेट क्या है। वहाँ पे इन दोनों लोगों ने ज़्यादा अपना ध्यान दिया है। और वैसे भी देखा जाए तो इस पूरे चुनाव के दौरान ज़्यादातर बल स्विंग स्टेट पे ही रहता है, जो कि कहीं ना कहीं जो है उनके वहाँ की चुनाव प्रणाली को लेकर थोड़ी सी उसको कहा जाता है। तो खैर वो उनकी अपनी प्रणाली है। आइए हम जरा देखते हैं कि अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली है। वहाँ का राष्ट्रपति वहाँ के सरकार का प्रमुख होता है, वहाँ के राष्ट्र का प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। देखिए, हमारे यहाँ पे अगर तुलना करें संसदीय प्रणाली से या जहाँ भी संसदीय प्रणाली है, तो जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का तो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल होती है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी डायरेक्ट अध्यक्ष होता है, डिफैक्टो और ड्यूजोर दोनों वो अध्यक्ष होता है। ऐसे में वो थोड़ा महत्वपूर्ण है उनका चुनाव।
तो वो जो चुनाव होता है वो जनता चुनती है, लेकिन जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। वहाँ भी जो चुनाव होता है वो एक वहाँ के लोग जो है, हर राज्य में एक इलेक्टोरल जो है कॉलेज बोलते हैं, एक जो जिसके द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 538 लोगों का उसमें से चयन किया जाता है, और ये जो संख्या है वो राज्यों की लगभग जनसंख्या के आधार पे निर्धारित है। यानी हर राज्यों में जैसी जनसंख्या है उनकी इलेक्टोरल जो है कॉलेज में उनकी जो इलेक्ट्रोलेट की संख्या जो है वो बढ़ती घटती रहती, मतलब जो वो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ तो कम रहेगी। ऑब्वियस स्थिति है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का है। और इनमें जो चुनाव होता है वो उसमें जो है जनता जो है इन्हीं इलेक्ट्रोड को चुनती है, जिनको पार्टी के द्वारा जो है, जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा नामित ये रहते हैं, उनके पार्टी के द्वारा ये नामित होते हैं, और जनता इन्हीं इलेक्ट्रोड को चुनती है। वहाँ की चुनाव की एक प्रणाली है, एक दो राज्यों को छोड़कर, मेम और नब्रास्का जैसे दो राज्यों को छोड़कर बाकी का है कि विनर टेक ऑल, जो जीतता है वो सभी का लेता है। जैसे किसी राज्य में मान लिया 50 इलेक्ट्रोड हैं या इलेक्ट्रोल कॉलेज के सदस्य हैं, यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, इलेक्टोरेट बोलते हैं। अब ट्रंप और हैरिस दोनों लोग खड़े हैं, किसी को वहाँ पे मत मिल गया, यानी किसी को अगर मत मिल, उसमें मान लें 50 में से किसी को 26 मिल गया, तो सिर्फ उसे 26 नहीं जाएगा, वो पूरा का पूरा राज्य का 50 जो है उस उम्मीदवार उसको चला जाएगा जो विजेता रहता है। इस तरह से देखा जाए तो वहाँ पे एक तरह से राज्य वाइज जीतता है इलेक्टोरेट वो पूरा का पूरा उसमें काउंट हो जाता है, इसलिए राज्यों का महत्व भी है। हालांकि वहाँ पे एक अलग बात है कि जो वहाँ पे राज्य हैं उनमें कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें पहले से ही पता है कि वो कौन जीतेगा, यानी कि वो डेमोक्रेट हैं या रिपब्लिकन हैं। जैसे कैलिफोर्निया माना जाता है कि वो डेमोक्रेट्स का हो जाएगा, यानी कमला हैरिस के लिए 50 की संख्या है। वैसे ही टेक्सास माना जाता है कि जो है रिपब्लिकन के यानी ट्रंप के पाले में जाएगा, यानी वहाँ पे उम्मीद क्लियर कट रहता है कि इलेक्टोरेट इनके ज़्यादा आएंगे, इसलिए वो पूरे के पूरे राज्य की गिनती हो जाती है। ऐसे में इन राज्यों पे लोग अपने मदद करते हैं, लेकिन बल देते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। उसमें से कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी कांटे की टक्कर रहती है, और वो अक्सर स्विंग करते रहते हैं विभिन्न राष्ट्रपति चुनाव के दौरान। यानी पिछले चुनाव से अब चुनाव में कुछ न कुछ स्विंग की स्थिति रहती है, और अंत तक उसमें स्थिति नहीं बनी रहती है। उनको कहते हैं स्विंग स्टेट, और सारा का सारा ध्यान अंत में जो है कुछ महीनों के बाद में सारा का सारा ध्यान जो उम्मीदवार होते हैं उनका उन्हीं पर होता है। जैसे अभी कहा कि लास्ट दिन कुछ राज्यों में, स्विंग स्टेट के राज्यों में ट्रम्प और हैरिस दोनों ने प्रचार किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ अभी डिसाइड नहीं रहता है कि किसको जीतता है। और वहाँ पे आप 0.1 से जीतें, 1% से जीतें, जिसका इलेक्ट्रोड ज़्यादा होगा वो पूरा का पूरा राज्य उसके हिस्से में चला जाता है। और ये हो भी चुका था पिछली बार अगर देखें, पहले तो देखते हैं कौन कौन से स्विंग स्टेट हैं। तो 7 इस बार माना जा रहा है कि 7 स्विंग राज्य हैं जिनको जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। बाकी तो पता है कि किसको क्या मिलना है, किसको क्या कहाँ पे कौन राज्य जाएंगे। जिसमें पेंसिल्वेनिया है, इसमें 19 इलेक्टोरेट का वोट है जो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, इसमें 16 इलेक्टोरेट हैं। मिशिगन में 15, एरिजोना और इस तरह से हैं। तो ये इन्हीं 7 राज्यों में व्हाइट हाउस की कुंजी है। और इनमें से पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें से 6 राज्यों में जो है बिडेन जीते थे और एक में ट्रंप जीते थे। ऐसे में अब उम्मीद कर सकते हैं कि जो है हैरिस जीत सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। इनमें अब की स्थिति पिछले सालों की अपेक्षा इस बार, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तब के और अब के चुनाव में बहुत अंतर है। ऐसे में काफ़ी कड़ी लड़ाई है दोनों उम्मीदवारों के बीच में। ठीक है, अब ये तो चुनाव अगर देखा जाए, लेकिन चुनाव के बाद निष्कर्ष या निर्णय का दौर है। तो देखिए वहाँ की चुनाव ना, उनकी प्रक्रिया भले आज से शुरू हो रही है, लेकिन वो चुनाव सितंबर से ही शुरू हो गया है। ईमेल आना शुरू हो जाता है, मतपत्र से जो है लोग अपना व्यक्तिगत मतपत्र मेल से भी भेजना शुरू कर देते हैं, यानी डाक के द्वारा भेजा जाने लगता है। और जैसे जैसे हर राज्यों में चुनाव होता है उसमें काउंटिंग भी शुरू, जैसे कई बार तो जैसे पूरब के जो राज्य हैं पूरा मतदान खत्म नहीं होता है, उसके पहले ही वहाँ के रिजल्ट आने, इलेक्टोरेट के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, जबकि अन्य राज्यों के रिजल्ट आने में अंतर आती है। ठीक है,
तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। आज इसमें अगर देखा जाए तो कुछ के आज मतलब जब हम कल सुबह उठेंगे, हमारे यहाँ से वहाँ के समय में काफ़ी अंतर है, तो इसलिए जो है उनके हमारे यहाँ के समय के अनुसार, हालांकि वो 6 से 8 बजे वहाँ शुरू होगा, जो हमारे यहाँ 4:30 से 7:30 का समय है, उस दौरान जो है शुरुआत होगी। और फिर रात 8 बजे, तो ऐसे समझ लीजिए कि लेट नाइट जो है हमारे यहाँ पे उनका मतदान चलेगा, और उसी दौरान कई सारे राज्यों के निष्कर्ष भी धीरे धीरे आने लगेंगे, लेकिन फिर भी पूरा अंतिम निर्णय आने में जो है 3-4 दिन लग जाते हैं। और उसके बाद उन इलेक्ट्रोड से डिसाइड हो जाता है कि अपना फिर गिन लेते हैं कौन कौन किसको किसको जाता है, और ये डिसाइड हो जाता है कि कौन राष्ट्रपति के पद धारण करेगा। और इसमें कई बार स्विंग स्टेटों में चीज़ें बदलती रहती हैं, इसीलिए आप देखिएगा पिछली बार के चुनाव में बिडेन और ट्रंप का जो चुनाव हुआ था, लास्ट में 1-2 स्टेट का इधर उधर होने से जो है बिडेन जीते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की कुछ अलग पहचान दिलाती है, जिसको जानना हमारे लिए ज़रूरी था। उससे ज़्यादा जानना ज़रूरी है जो हमारे सिलेबस के लिए भी काम का है, बाकी तो चलो वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे सिलेबस के लिए ज़्यादा काम का है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति की पद, यानी उनका ऑफिस और उनसे जुड़ी हुई शक्तियाँ, और शक्तियों के साथ साथ हमेशा उत्तरदायित्व भी जुड़े रहते हैं, तो उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अमेरिका के संविधान का जो अनुच्छेद 2 वो कहता है, अनुच्छेद 1 जो है कांग्रेस या उसके संसद की स्थापना की बात करता है और विधायिका के बारे में बताता है। अनुच्छेद 2 वहाँ के राष्ट्रपति या कार्यपालिका के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 3 वहाँ के जुडिशरी के बारे में बताता है या न्यायपालिका। और ये तीनों वहाँ पे शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के आधार पे एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस के तहत काम करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो ऑफिस मतलब जो कार्यपालिका अंग है अमेरिकी संविधान के तहत, वो राष्ट्रपति और उसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट और उनकी खुद की कार्यकारी कार्यालय जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है, इनको हम जानने की कोशिश करते हैं, और यही एक्चुअल में प्रेसिडेंट या जो कार्यपालिका का पूरा अंग बनता है। तो संक्षेप में इन्हीं सभी पहलू को इसमें हम राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा जानेंगे, उपराष्ट्रपति के थोड़े से शक्तियों के बारे में जानेंगे, वहाँ कैबिनेट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और थोड़ा सा राष्ट्रपति का जो कार्यकारी कार्यकाल जो है कार्यालय है उसके बारे में जानेंगे। तभी हम पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के पद और शक्तियों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का पद। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अर्थात इससे होता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो राज्य का मुखिया भी होता है, मतलब राज्य मतलब देश का मुखिया होता है, राष्ट्र का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, और उसी के साथ साथ वो सेनाओं का भी प्रमुख होता है। जैसे देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आप लोग तो जानते होंगे, इसमें राष्ट्रपति जो होता है वही सरकार प्रमुख भी होता है, और वहीं राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख भी होता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति सरकार प्रमुख भी होता है, राष्ट्र प्रमुख भी होता है, लेकिन संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख तो होता है, लेकिन सरकार प्रमुख जो है वहां पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद जो होती है वो इसका एक्चुअल में जो है सरकार प्रमुख होती है। इसलिए प्रधानमंत्री को शासनाध्यक्ष और राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, जबकि अमेरिका में शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों राष्ट्रपति होते हैं, और साथ ही साथ वो तीनों सशस्त्र बल यानी जो सशस्त्र बल होते हैं यानी तीनों सेनाएं, उनके कमांडर इन चीफ को भी प्रेसिडेंट जो है वो होते हैं। हमारे यहाँ भी हमारे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। ठीक है, अगर देखे जाए कि इनमें क्या योग्यता निर्धारित की गई है अमेरिकी संविधान के लिए, तो वहां के राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए 3 योग्यताएं हैं, सिर्फ 3। वो 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए, वो जो है वहां की नागरिकता बाई बर्थ यानी वो अमेरिका में ही पैदा हुआ हो, वो ऐसा नहीं हो कि कहीं पैदा हुआ हो और वहां अमेरिका का नागरिक बना हो, ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। भारत में ये अलाउ है, लेकिन वहां पे ऐसा अलाउ नहीं है। तो वहां पे जो व्यक्ति वहां पैदा हुआ है, वहीं का नागरिक पैदा हुआ नागरिक है, वही व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। साथ ही साथ वह चुनाव लड़ने के पहले कम से कम 14 वर्ष तक जो है अमेरिका में रहा हो, तो
तो ये 3 योग्यताएं हैं, इसके सिवा और कोई योग्यता अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। अगर हम देखें इसमें वर्तमान में जो है अमेरिका का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 4 साल का होता है और 4 साल के 2 कार्यकाल तक लिमिट कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं कि हमेशा से ये रहा हो, ये व्यवस्था जो है लाई गई 1951 में तक जो है 22वां संविधान संशोधन और बाद में उसको रेटिफिकेशन करने के बाद लाई गई थी। उसके पहले तक राष्ट्रपति अनलिमिटेड बार तक, अनलिमिटेड कहने का मतलब जितनी बार तक वो चुना जा सकता है उतनी बार तक वो रहेगा। और इतिहास में केवल एक व्यक्ति ही ऐसा है जो 2 बार से अधिक तक राष्ट्रपति रहा है, वो है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, और ये 4 बार राष्ट्रपति रहे 1932 से लेकर 1945 तक। उसके पहले यानी वो एकमात्र, उसके पहले व्यवस्था थी लेकिन तब भी कोई 2 बार से ज्यादा नहीं रहा, यही ऐसे रहे जो 4 बार तक जो है राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद तो 59 के बाद से तो ये व्यवस्था ही हो गई है कि कोई अधिकतम 2 बार तक राष्ट्रपति रह सकता है, लगातार रहे या एक एक करके। जैसे ट्रंप चुनने जाते हैं तो ये आखिरी उनका होगा। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं हैं। अगर उनकी शक्तियों के और दायित्व पद से जुड़े हुए शक्ति और दायित्व के बारे में देखें तो अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों के निष्पादन और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार मानता है। यानी राष्ट्रपति जो कांग्रेस कानून बनाएगी, यानी जो वहाँ की संसद, पार्लियामेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोला जाता है, वहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस बोला जाता है, वो जो कानून बनाती है उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। और इस यहाँ पे 15 कार्यकारी विभाग हैं, 15 एग्जीक्यूटिव ऑफिस हैं जिनको सम्मिलित रूप से कैबिनेट कहा जाता है। और इसमें से प्रत्येक का नेतृत्व राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के एक नियुक्त सदस्य द्वारा किया जाता है, इसकी नियुक्ति जो है, और ये संघीय सरकार के दिन प्रतिदिन के प्रशासन को पूरा करते हैं। यानी राष्ट्रपति और उनके कैबिनेट मिलके वहाँ की जो कांग्रेस है उनके द्वारा बनाए गए कानूनों और उसके आधार पर प्रशासन करते हैं। ठीक है, अगर इनके हम देखें कि राष्ट्रपति के पास शक्तियों के रूप में देखें तो कानून बनाने के लिए, कानून पर हस्ताक्षर करने की उसके पास शक्ति है, हालांकि उसके पास वीटो की भी शक्ति है, लेकिन उस वीटो को वहां की कांग्रेस उसके दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। भारत में भी राष्ट्रपति के पास वीटो है, वो वीटो कर सकते हैं, उसके बाद फिर से वापस जाता है। अगर वो वापस साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसको अनुमति देनी होती है। वहां पे पास होने के लिए 2/3 बहुमत, यानी राष्ट्रपति के वीटो को ओवररूल करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, वो भी कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा। तो ये थोड़ा सा अंतर है तुलना करके अगर देखेंगे। साथ ही में कार्यकारी शाखा जो है अन्य देशों के साथ कूटनीति का संचालन करती है। राष्ट्रपति अन्य देशों के साथ जो है संधि आदि करते हैं, लेकिन उसका रेटिफिकेशन वहां के सीनेट द्वारा किया जाता है। ठीक है, सीनेट वहां की ऊपरी सदन है जो हर 50 राज्य है, हर राज्य से 2 सदस्य उसके चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के पास संघीय अपराधों के लिए क्षमा और क्षमादान करने की शक्ति है। अगर भारत के राष्ट्रपति का देखा जाए तो किसी भी अपराध के लिए क्षमादान की शक्ति है, जबकि वहां के राष्ट्रपति को केवल संघीय अपराधों के लिए, राज्य अपराधों के लिए क्षमादान की शक्ति वहां के गवर्नर्स, राज्यों के गवर्नर्स के पास होती है। राष्ट्रपति के पास संघीय अपराध के लिए क्षमादान और क्षमा करने की शक्ति होती है। इन शक्तियों के साथ उसके पास जिम्मेदारी है। हमेशा यह कहा जाता है कि किसी भी व्यवस्था में शक्ति हमेशा अपने साथ दायित्व लाती है और बड़ी शक्ति बड़ा दायित्व लाती है। वहाँ पे दायित्व जो है एक दूसरे के प्रति जो है कहते हैं चेक बैलेंस की नीति है। हालांकि संविधान में ही बात की गई है कि वहाँ के राष्ट्रपति अपनी नीतियों और आवश्यकताओं को समय समय पर कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं और वैसी सिफारिश करते हैं। बाकी नियुक्ति आदि के कई सारे मामले में भी वहाँ की जो कांग्रेस है, खासतौर से उसके जो सीनेट है, उसकी जो है परमिशन और स्वीकृति कमेटी आदि चीज़ें चलती रहती है। तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इनकी आवश्यकता है कि समय समय पर वहाँ की कांग्रेस को ये सूचित करें। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के साथ साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद भी जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, लेकिन उसी चुनाव के साथ साथ वो जो इलेक्ट्रोट, अभी चुनाव किसके लिए हो रहा है? अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्ट्रोट की, यानी जो निर्वाचक, इलेक्टोरेट जो निर्वाचक होते हैं 538, उन्हीं का चुनाव हो रहा है। वही इलेक्टोरेट राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी चुनेंगे, यानी कि एक ही साथ तय हो जाएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसको चुना जाना है। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि इसके महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का देखा जाए तो इसका सर्वप्रमुख कार्य यह है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में
बिल्कुल समय गवाए, यानी उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के लिए कोई व्यक्ति है जो तैयार है, ये उनका प्राथमिक कार्य है। ठीक है, और ये अनुपस्थिति कई कारणों से हो सकती है, जैसे उनकी मृत्यु हो जाए, वो त्याग पत्र दे दे, वो अस्थायी रूप से अक्षम हो जाए, बीमार आदि किसी की स्थिति में हो जाए, या उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत द्वारा यह निर्धारित कर दिया जाए कि राष्ट्रपति अपने पद पर कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तो वो जिम्मेदारी राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति द्वारा निभाई जाती है, जो उपराष्ट्रपति की प्राथमिक जिम्मेदारी। इसके अतिरिक्त वो उपराष्ट्रपति का जो है अमेरिका के सीनेट के अध्यक्ष के रूप में, जो ऊपरी सदन है उसके अध्यक्ष के रूप में काम करता है। और जब मतदान बहुमत एकदम बराबर बराबर हो जाता है, यानी 100 लोग हैं तो बराबर बराबर तो हो ही जाना है, कई बार हो सकता है कि 50-50 हो जाए, हर बार नहीं होता लेकिन हो सकता है, तो उस स्थिति में जो है वो निर्णायक बहुमत देता है, जैसे हमारे यहाँ भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा में करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति लगातार जो है वो मेन काम राज्यसभा के सभापति के रूप में करते हैं, जबकि वहाँ पे उपराष्ट्रपति वो अमेरिकी राष्ट्रपति के एक सहयोगी के रूप में मेनली उसकी भूमिका होती है, एक उसको कह सकते हो कि एक शैडो के रूप में उसकी भूमिका होती है। सीनेट के अध्यक्ष के रूप में संभवतः वो जब कहीं निर्णायक वाली स्थिति हो तभी जाता है, अन्यथा अन्य डे बाय डे के लिए जो है वहाँ की सीनेट अपना कोई एक अध्यक्ष चुन लेती है, जो वहाँ पे रेगुलर कार्य मतदान आदि कार्य करवाता है। तो ये कुछ उसके लिए जो है, बाकी जो उसके कर्तव्य जो उनके वहाँ के राष्ट्रपति उन्हें सौंप देंगे वो करेंगे। इसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है कैबिनेट। वहाँ पे 15 कार्यकारी विभाग हैं, जिसके लिए अलग अलग जो है वो एक कैबिनेट नियुक्ति होती है, जिसमें 15 कार्यकारी जो है विभागों के प्रमुख बना है, एक सलाहकारी निकाय होता है। और हमारे यहाँ पे जो मंत्रिमंडल होता है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मेन कार्यकारी भूमिका होता है, और वो राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है, लेकिन उसका अर्थ है कि जब तक लोकसभा में उसकी बहुमत है। यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव होता है, इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कैबिनेट होता है ना 15 सदस्य, वो किसी भी मेंबर, जैसे हमारे यहाँ पे है कि या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या तो जाके वो 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ें, उनमें से कोई राज्यसभा या लोकसभा से चुने जाए, नहीं तो फिर वो पद से हट जाएगा, कैबिनेट से हट जाएगा। वहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वो मेंबर होते भी नहीं हैं, वो उसके बाहर के ही लोग उन पे कैबिनेट के रूप में चुने जाते हैं। राष्ट्रपति अपने करीबी लोगों में पार्टी पॉलिटिक्स और अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते चुनता है, हालांकि उनका रेटिफिकेशन सीनेट द्वारा किया जाता है। वो सीनेट के मेंबर नहीं रहते हैं, लेकिन सीनेट द्वारा, यानी जो उनकी ऊपरी सदन है उसके द्वारा जो है उसका रेटिफिकेशन किया जाता है, और इसके बाद वो अपने पद पे रह के जो है राष्ट्रपति के सबसे करीबी विश्वास पात्र के रूप में जो प्रमुख कार्यकारी कार्य हैं डे बाय डे वो उनको करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रमुख जो है संघीय एजेंसियों को चलाने के अलावा इनकी जो भूमिका है उसमें एक राष्ट्रपति के पद पर कैसे कैसे लोगों को आना है, जैसे राष्ट्रपति के बाद जस्ट उपराष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति भी न रहे तो फिर उसमें यह व्यवस्था होती है कि जो सीनेट का जो है जो हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष होता है वो, अगर वो नहीं है तो सीनेट का जो अध्यक्ष चुना जाता है वह नहीं है, तो कैबिनेट में जो वरिष्ठता जैसे जैसे विभाग बने हैं उन विभागों को मंत्री ऐसे ऐसे जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो भी कार्य करते हैं। इनमें जो 15 मंत्री होते हैं उसमें एक को छोड़कर जो न्याय विभाग का मंत्री अध्यक्ष जो प्रमुख होता है उसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। हमारे यहाँ भी अटॉर्नी जनरल है, लेकिन वो न्याय विभाग का मंत्री नहीं होता है, वह सरकार का प्रमुख विधि सलाहकार होते हैं राष्ट्रपति के। हमारे यहाँ के अटॉर्नी जनरल वहाँ पे वो कैबिनेट का अंग होता है, कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। बाकी जो 14 मंत्री होते हैं उन्हें सेक्रेटरीज या सचिव कहा जाता है। हमारे यहाँ सेक्रेटरी सचिव जो है IAS ऑफिसर्स होते हैं या प्रशासनिक होते हैं, वहाँ पे वो राजनीतिक रूप से उनको सेक्रेटरीज बोलते हैं। यानी हमारे यहाँ के मंत्री, उनको अगर वहाँ पे जो सेक्रेटरीज हो, जैसे डिफेंस सेक्रेटरीज, यानी हमारे यहाँ डिफेंस मंत्री, वहाँ पे डिफेंस सचिव कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो डिफेंस मंत्री होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और प्रमुख विभाग है जिसके बगैर आप राष्ट्रपति कार्य नहीं ही कर पाता है। जैसे हमारे यहाँ पे PMO है, लेकिन हमने सीखा ये चीज़ वहीं से लाया था, अध्यक्ष शासन प्रणाली से। अमेरिका में 1939 से ही राष्ट्रपति का एक एग्जीक्यूटिव कार्यालय है, रूजवेल्ट ने ही बनाया है इसको। रूजवेल्ट के समय से है कि राष्ट्रपति बहुत सारे काम करते हैं और उनको काम करने के लिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ सलाहकार निकाय होते हैं। तो ऐसे में जो EOP होता है जो है कार्यकारी कार्यालय,
वो अमेरिकी लोगों तक राष्ट्रपति के संदेश को पहुंचाने और विदेशों से व्यापार आदि हितों को काम करता है। इसमें इसका जो प्रमुख होता है, व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ होता है, उसकी अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें जो नियुक्तियां होती हैं उसमें से कुछ की नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन उसमें से कुछ की नियुक्तियों के लिए उसे संसद से, सीनेट से अनुसमर्थन चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, और बाकी के लिए वो स्वयं अपने विवेकाधिकार पे कर सकता है। जबकि कैबिनेट जो इनकी होती है सेक्रेटरीज की, उनमें सभी के लिए जो है उनको जो है सीनेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से देखा जाए तो अमेरिकी पूरी कार्यपालिकी जो संविधान 2 के तहत ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है, उसके तहत इतने सारे लोग जो है मिलके प्रेसिडेंट का पूरा एक जो है जो संस्था है वो बनाते हैं, यानी उसकी कार्यकारी अंग को बनाते हैं। और इसमें इसके बाद सैकड़ों हजारों का विभाग है, डिफेंस मंत्रालय जिसमें लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं, तो उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या समर्पित माल गलियारे का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, है ना। अभी आज कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की एक विश्वविद्यालय है, वहाँ के विशेषज्ञों ने एक मॉडल डेवलप किया है, वांग दीक्षित मॉडल, जिसके तहत उन्होंने कंप्यूटर मॉडल है जिसके आधार पे उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला है कि भारत में जो समर्पित माल गलियारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, उनकी वजह से कमोडिटी की कीमतों में, यानी जो वस्तुएं या सामान की कीमतों में 0.5% की कमी आई है, और इसके कारण अर्थव्यवस्था आदि में भी जो है सकारात्मक हो रहा है। जैसे इस अध्ययन में पाया गया है कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है देश की अर्थव्यवस्था में 16,000 करोड़ रुपए का योगदान करने में सक्षम हो सकता है। साथ ही साथ रेलवे के राजस्व वृद्धि में भी इसका योगदान है, और रेलवे के टोटल जो लाभ है उसमें 2.94% का योगदान इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। इसको ऐसे समझिए कि रेलवे 7% का उसका राजस्व का लाभ हुआ है, जिसमें से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2.94 है। लेकिन देखा जाए तो जो जितना परिवहन हो रहा है उसका 10% परिवहन ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से हो रहा है, यानी कैसे ये जो है रेलवे के लिए फायदेमंद है। साथ ही में जहाँ पे जिन क्षेत्रों में ये चलाया जा रहा है वहाँ पे भी आर्थिक गतिविधियों का फायदा क्षेत्र वाइज अपनी भिन्नता के साथ हो रहा है। जैसे पश्चिम के राज्यों को सबसे बेहतर फायदा हो रहा है, बाकी राज्यों को कम हो रहा है, लेकिन झारखंड जैसे राज्यों को भी इसका लाभ मिल रहा है। और ऐसे में यह अध्ययन कह रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लेट, यानी उसके आधारित विकास को भारत में पहल देने की जरूरत है। तो आइए जरा सा अब हम डिटेल में इसको देख लेते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, तो ऑस्ट्रेलिया की एक विश्वविद्यालय है, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, इसने एक हाल में अध्ययन कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सुधार ला रहा है तथा भारतीय रेलवे के राजस्व में भी इसने उल्लेखनीय वृद्धि की है। देखा जाए तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वर्ष 2006 में शुरू हुआ था, और अब जाके जो है 2022-23 से जाके ये क्रियान्वयन शुरू हुआ, यानी 15, 16, 17 साल लग गए इसको शुरू होने में। और ये काफ़ी एक तरह से लंबा परियोजना चल चुकी थी, अब बहुत सारी रुकावटें थी, खैर अब उसको छोड़ दिया जाए तो ये चालू हो चुकी है। और इसके बाद इससे उम्मीद है इस अध्ययन को कि अर्थव्यवस्था में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का योगदान करने की इसकी क्षमता है। और इस अध्ययन में पाया कि माल ढुलाई नेटवर्क को बदलने में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शक्तियों पर बल, यानी जो माल ढुलाई का परिवहन तंत्र है उसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। देखिए भारत ने अपने 2030 के लिए $1 ट्रिलियन का निर्यात का लक्ष्य रखा है, और ओवरऑल जो है $2 ट्रिलियन से ज़्यादा का आयात निर्यात विदेशी व्यापार का लक्ष्य रखा है। और ऐसे में देखा जाए तो रेलवे हमारे यहाँ परिवहन का एक प्रमुख साधन है, माल परिवहन का एक प्रमुख साधन है, और जल परिवहन के बाद सबसे सस्ता साधन है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये घटता जा रहा था, उसको दूर करने को लेकर रेलवे ने एक प्लान बनाई थी जिसमें ये कहा था कि हम इस तरह से एक अलग समर्पित माल गाड़ियाँ जो है चलाएंगे, एक गलियारा होगा जो कि एग्जिस्टिंग रूट से अलग होगा, उस पर सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी, और वह जो मालगाड़ी या माल परिवहन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रख के जो है तैयार किया गया है। इससे रेलवे को भी फायदा होगा और जो यात्री परिवहन है उसमें भी सुविधा होगी। ठीक है, आइए जरा हम इसको देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। तो देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल ढुलाई के लिए विशिष्ट रेल मार्ग होते हैं जो मालगाड़ियों के तेज आवागमन, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों और भारी ढुलाई ट्रेनों के चलाने के कारण
उच्च परिवहन क्षमता प्रदान करते हैं। यानी ये ऐसे रेल ट्रैक होते हैं जो बिल्कुल अलग से बने हैं, उस पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती हैं। भाई जो है विपरीत परिस्थिति में कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन वो मालगाड़ियों के लिए बना है। उसमें उसकी ऊंचाई इस तरह से रखी गई है कि डबल जो है कंटेनर भी जा सकता है, काफ़ी लंबी ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं। जो माल ट्रेनें हैं वो तेजी से भी चलाई जा सकती हैं, जबकि जो एग्जिस्टिंग रोड पे मालगाड़ियां चलती हैं तो उसमें ये सारी चुनौतियां रहती हैं कि वो सिंगल जाती हैं, बहुत ज़्यादा वजन लेके नहीं जा सकती हैं, बहुत तेज़ी से नहीं चल सकती हैं। तो ये सारी चुनौतियां थी जिनको लेकर ये इसमें लाया गया है। और इससे इसके रास्ते में पड़ने वाले आर्थिक केंद्रों पर स्थित उद्योगों और लॉजिस्टिक खिलाड़ियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होता है, जिससे निर्यात, आयात में भी वृद्धि होती है, ये दिखा रहा है। रेल मंत्रालय ने 2006 में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसमें लालू यादव जी तत्कालीन रेल मंत्री थे, शुरू किया गया था। एक बिहार के सोननगर से पंजाब के साहिनवाल तक 1337 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC, और एक मुंबई के जवाहरलाल नेहरू नहवा सेवा बंदरगाह से लेकर उत्तर प्रदेश के दादरी तक 1506 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये 2 शुरू किया गया था उस समय 2006 में। हालांकि उसमें 31 मार्च 2006 तक इस पे जमीन अधिग्रहण को छोड़कर 94,000 करोड़ के आसपास जो है रुपया खर्च हो चुका है। अगर हम देखें तो ये जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से चालू है, चल रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी 93% तक उसमें काम पूरा हो चुका है, और उसमें दिसंबर 2025 तक इसके पूरी तरह से संचालित होने की संभावना है। तो जो 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू किए गए थे वो शुरू हो गए हैं। क्यों शुरू किए गए थे? जैसे हमने बताया कि इसके 2 प्रमुख कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि जो एग्जिस्टिंग लाइनें हैं, जिस पे हम देखें, हमारे पास एक है कि मुंबई, 4 महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। इनको जोड़ने वाले सड़क भी हैं और साथ ही साथ इनके जोड़ने वाले रेल मार्ग हैं, उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है। और साथ ही में 2 विकर्ण हैं, दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से हावड़ा। तो ये जो है ना, ये देखा जाए तो भारत के रेल खंड, जितने रेलवे लंबाई है उसका केवल 16% हिस्सा है, लेकिन इस पे जो यात्री परिवहन है 52% होता है और माल परिवहन 58%, इससे राजस्व अर्जित होता है, जिसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेशर है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है कि कम से कम इनके प्रेशर को कम करके इन्हें यात्री परिवहन के लिए छोड़ दिया जाए। इन्हीं मार्गों में से 2 मार्गों पे बिहार से लेकर यहाँ तक चलाया गया है, पंजाब तक, और एक दादरी से लेकर मुंबई तक। तो इसमें ये बनाया गया है कि इन राज्यों पर से, इन मार्गों से जो है मालगाड़ियों को जो है शिफ्ट करके एक अलग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा सके। उसमें जो दूसरा वही वजह है, इसी के साथ साथ, कि माल परिवहन लगातार घटता जा रहा था। रेलवे का माल परिवहन में हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही थी, जबकि बहुत सस्ता था। क्यों? क्योंकि समय ज़्यादा लगता था। ऐसे में रेलवे ने अपनी प्लान बनाया कि 2030 तक उसको जो टोटल यातायात जो माल परिवहन है या माल यातायात परिवहन है उसका 45% हिस्सा उसको चाहिए, जिसको जरिए कहीं ना कहीं ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए ये पूरा करने का लक्ष्य उसमें रखा गया है। वर्तमान स्थिति देखा जाए तो वर्तमान में औसतन 325 ट्रेनें प्रतिदिन चल रही हैं, माल ट्रेनें चल रही हैं, जो पिछले सालों की तुलना में 60% अधिक है ओवरऑल। कैसे चल पा रही? क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हो रहा है। इसमें मालगाड़ियां अधिक तेज चल रही हैं, अधिक वजन ले जा रही हैं और अधिक सुरक्षित भी यात्रा कर रही हैं। और इसके स्थापना के बाद से 232 अरब ग्रास टन किलोमीटर और 122 बिलियन नेट टन किलोमीटर जो है पेलोड इसके जरिए ढोया गया है। इतनी टेक्निकल चीज़ों पर जाने की जरूरत नहीं, यानी कुल मिला के अच्छा खासा परिवहन इससे किया जा रहा है। और भारतीय रेलवे की 10% से अधिक माल ढुलाई अब DFC द्वारा संभाली जा रही है। ऐसा जो इसके लिए कंपनी तैयार की गई है उसका कहना है कि 10% से अधिक माल ढुलाई DFC द्वारा संचालित की जा रही है। अगर और भी इसमें देखें तो अभी इसको देश में 4 और गलियारे प्रस्तावित हैं। एक है खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट गलियारा, 1115 किलोमीटर का है। पालघर से दानकुनी तक पूर्वी पश्चिम उप गलियारा 1 2073 किलोमीटर तक। राजखरसावा से अंडाल तक पूर्व पश्चिम उप गलियारा 2 195 किलोमीटर और विजयवाड़ा से इटारसी तक 975 किलोमीटर तक उत्तर दक्षिण उप गलियारा ये प्रस्तावित हैं। अब हम देखें कि इसमें हमें अध्ययन क्या कहता है
तो देखिए जो न्यू साउथ वेल्स सिडनी विश्वविद्यालय के जिनसन वांग और विनायक दीक्षित इन दोनों का अध्ययन है, वो डीएफसी को एक केस स्टडी के रूप में लिए थे और इसमें परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए इन्होंने एक मॉडल विकसित किया। कंप्यूटर आधारित मॉडल है जिसे वांग दीक्षित मॉडल कर रहे हैं, और इसमें पाया कि डीएफसी ने माल ढुलाई लागत और यात्रा समय दोनों में कटौती की है। इनके कारण, इनके साझा जो है प्रभाव के कारण, यानी माल ढुलाई लागत और यात्रा का समय, इन दोनों के साझा प्रयास के कारण जो कमोडिटी की कीमतें हैं वो 0.5% तक कम हो गई हैं, जिसमें से मेन रूप से कि जो माल ढुलाई दक्षता है उसमें सुधार हुआ है। और क्या इसमें पाया गया है इसके अध्ययन में? इसमें यह पाया गया है कि डीएफसी का असर रेलवे राजस्व से कहीं आगे तक गया है। देखिए 2022-23 के दौरान रेलवे की आय में 7.3% की वृद्धि हुई है, जबकि डीएफसी केवल अकेले ही 2.94% की वृद्धि कर रहा है। और कब? जबकि वो मात्र रेलवे के परिवहन का 10% उससे ढोया जा रहा है। जितना ज़्यादा इस पे होता जाएगा, जितने और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनते जाएंगे, ये उतना और ज़्यादा इसमें रेलवे के आय में वृद्धि का कारण बनेगा। डीएफसी का लाभ क्षेत्रीय विभिन्नता के अनुसार अलग अलग है, ये भी कहा गया। जैसे पश्चिम के राज्य जो नज़दीकी से जुड़े हैं उनको ज़्यादा लाभ हो रहा है, बाकी अन्य राज्य उतना नहीं है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि झारखंड जैसे गरीब क्षेत्रों में भी अमीर क्षेत्रों की तुलना में अधिक कल्याणकारी लाभ वेलफेयर हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां से ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाभ उस अपने राज्य की क्षमता और उसकी आवश्यकता और उन अन्य परिस्थितियों पर है। इसके बावजूद भी ये कह रहा है कि माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है आधारित जो है विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा ये अध्ययन कह रहा है। ठीक है, चलिए आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि चर्चा में रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेल मंत्रालय द्वारा 2014 में देश के 2 डीएफसी का निर्माण शुरू किया गया था। 2014 में नहीं, 2006 से यह शुरू किया गया था। उस समय रेल मंत्री लालू यादव जी थे, उस समय किया गया था। दूसरा है इसकी शुरुआत कुल माल परिवहन में रेलवे की घटती हिस्सेदारी के कारण की गई थी। हाँ, बिल्कुल की गई थी। एक कारण यह भी था। तो ऐसे में इसका आंसर केवल 2 जो है, यानी बी इसका सही विकल्प होगा। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सुधार ला रहा है। ठीक है, इसके अध्ययन के अनुसार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान करने की क्षमता है? 94,000 करोड़, 54,000 करोड़, 36,000 करोड़, 16,000 करोड़। तो 16,000 करोड़ रुपए जो है देश की अर्थव्यवस्था में जोड़ने की इसकी क्षमता है, जो अभी अध्ययन कहा गया है। तीसरा चुना है अमेरिकी राष्ट्रपति पद से जुड़ी शक्तियां एवं दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों के निष्पादन और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल सही है, वहां के जो है संविधान 2 अनुच्छेद 2 के तहत। दूसरा है राष्ट्रपति के पास कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो लगाने की शक्ति होती है। हालांकि कांग्रेस दोनों सदनों के साधारण मतों से वीटो को रद्द कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, साधारण की जगह बल्कि 2/3 बहुमत चाहिए, इसलिए इसका दूसरा गलत है, यानी इसका आंसर केवल 1 होगा। चौथा है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो अभी जैसे हमने बताया कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वहीं उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करता है। तो उसमें देखिए ऑप्शन है राज्यों के सीनेट की सदस्यों द्वारा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। संघ एवं राज्यों के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा नहीं, एक्चुअल में वो आम जनता द्वारा राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज का भी चुनाव होता है और वहीं उपराष्ट्रपति के लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करता है। उपराष्ट्रपति के लिए का भी जो है आम जनता ही वहीं इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव करते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न है चर्चा में रहे अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 1939 में राष्ट्रपति कार्यकारी कार्यालय का बनाया गया था। रूजवेल्ट बनाए थे। इसके तहत कार्यरत सभी सलाहकारों की नियुक्ति पूर्ण राष्ट्रपति विवेक के साथ किया जाता है। नहीं, सभी की नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे सलाहकार हैं जिनके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यकता होती है, अधिकांश की राष्ट्रपति के साथ, लेकिन इसमें चूंकि सभी लिखा है इसलिए विकल्प गलत है और ऐसे में आंसर केवल 1 इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। और कुल मिला के खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।